बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार या फोनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि। किसी भी भाषा में जो सबसे छोटी ध्वनि जो प्रयुक्त की जाती है उसको हम वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण को हम जब लिखित रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो हम उसको अक्षर बोलते हैं। अक्षर अर्थात जिसका और क्षरण ना किया जा सके या जिसको और जिस ध्वनि को हम और अधिक ना तोड़ सकें, वो हो गया अक्षर। तो वर्ण और अक्षर एक ही बात हो गए। वर्ण ध्वनि के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं और अक्षर शब्द का प्रयोग हम लिखित वर्ण के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, जब कोई बात, अब क्योंकि भाषा की बात है, जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, सार्थक जब कोई शब्द बोलते हैं तो वह कई छोटी छोटी ध्वनियों से मिल करके बना होता है। जैसे हमने कहा कलम, तो कलम में अगर देखा जाए तो उसमें कई छोटी छोटी ध्वनियाँ मिली हुई होती हैं, है ना। जैसे यहाँ देखिए आप, क, फिर धन आ, धन ल, धन आ, धन म, धन आ, ये मिल करके, इतने ध्वनियाँ मिल करके कलम शब्द का निर्माण हुआ। इसलिए वर्ण की परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगी परिभाषा? कि भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अब इन वर्णों का सही और क्रम से अध्ययन जिस तरह जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट, ठीक है। हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। वर्ण, फिर आप ध्यान दीजिए, वर्ण का अर्थ हुआ ध्वनि, क्योंकि ध्वनि जो भी भाषा जो है ध्वनि से ही निर्मित होती है। छोटे छोटे ध्वनियों के रूप में ही भाषा का निर्माण होता है। तो हिंदी की जो वर्णमाला है, अल्फाबेट जो है, उसमें कुल 52 वर्ण होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। आ से लेके आ ई ये दे करके, और आ है, फिर का वर्ग के हैं, चा वर्ग के इसमें वर्ण है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह कुल मिला करके 52 वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में होते हैं। अब ये जो वर्ण हमारे पास है, 52 वर्ण हैं, ये इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 भेद कौन से हैं? एक हो स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? वॉवेल्स, जिनको अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं, और व्यंजन जिनको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ये स्वर जो है, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। स्वर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये वास्तव में मूल स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। तो स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। अब इनमें से स्वरों के भेद किए गए हैं। स्वर के भेद एक उच्चारण के आधार पर 3 तरह के माने गए हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, इनमें बहुत कम समय लगता है बोलने में, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जब इन ह्रस्व स्वरों को
ज़्यादा समय लेकर के जब बोला जाता है तो वो दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे छोटा आ बोला, और बड़ा क्या हो गया आ, तो उसमें ज़्यादा समय लिया गया, इसलिए ऐसे आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ ये कैसे स्वर कहे जाते हैं? दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। अब तीसरा स्वर कौन सा भेद, स्वर का भेद क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है जब किसी स्वर को बहुत लंबा खींच करके जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, लॉन्गर वावल्स। जैसे कि क्या? जैसे कि ओम, ओम का उच्चारण करते हैं तो बड़ी देर तक आप जब उच्चारण करते हैं तो लंबा उच्चारण करते हैं, ओम ऐसे जब उच्चारण करते हैं, तो इसीलिए इसको प्लुत स्वर बोलते हैं। अब बच्चों देखिए स्वरों की मात्राएं, क्योंकि स्वर जब स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं तो उनके लिए अक्षर निर्धारित है, लेकिन जब व्यंजन के साथ वो लिखे जाते हैं तो केवल वो उनका मूल रूप ना रह करके मात्रा के रूप में उनके चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तालिका में, टेबल में दे दिया गया है कि जैसे आ स्वर है, छोटा आ स्वर है, तो मात्रा में अगर हमको लिखना है कम, तो कम में का में जो है आ छिपा हुआ है? इसी तरह देखिए बड़ा आ में, बड़ा आ कहीं जैसे का लिखा उसमें बड़ा आ लगाना, तो वो एक डंडा जैसे आगे बना देते हैं और ये का हो गया। इस तरह करके आप ये सब सारे जो स्वर हैं उनके मात्राओं को आप इसमें टेबल में देख सकते हैं। अब बच्चों एक और स्वर के अलावा एक और ग्रुप होता है, दो ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनको हम कहते हैं अयोगवाह। ये कौन से होते हैं? अंग और आ। अंग और आ होते हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। हमने पहले बताया कि वर्ण के हमने दो भेद बनाए हैं, स्वर और व्यंजन। और ये क्या होते हैं? अयोगवाह। ना ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको एक नया ग्रुप बना के रख दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये अयोगवाह है। इस तरह करके अयोग, अंग और आ। अब अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? जिसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे अंग, अंग, अंग जब बोलते हैं तो हवा जो है वो नाक से निकलती है अनुस्वार में। जैसे कि उदाहरण में अगर आप देखें तो जैसे गंगा, जंगल, तो मुख्य प्रयोग किसका होता है? नाक का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा होता है जो चंद्र बिंदी वाला चिन्ह होता है, उसको अनुनासिक बोलते हैं। उसमें क्यों अनुनासिक? क्योंकि इसमें नासिका के साथ साथ, नाक के साथ साथ मुंह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हंसना, आँख, मुंह, ऐसा जब बोलते हैं तो मुंह से भी उच्चारण निकलता है और नाक का भी उसमें सहयोग रहता है, इसलिए ये अनुस्वार और अनुनासिक हो गए। और बच्चों एक होता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग कॉलन, कॉलन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के व्यंजनों में किया जाता है। ज़्यादातर जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उनमें विसर्ग शब्द, विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ये चिन्ह यहाँ पे दिया गया। जैसे स्वतः है, प्रायः है, दुख, ऐसे शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्वर का भेद हमने देख लिया और अयोगवाह देख लिया। अब जो मुख्य है वो व्यंजन, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे वर्ण हैं वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब वर्ण जो व्यंजन हैं उनमें क्या होता है कि उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। कोई भी व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है, उसको जब हम बोलेंगे तो साथ में किसी न किसी स्वर का हम सहयोग हमें लेना ही पड़ेगा। इसीलिए इनको व्यंजन कहते हैं, इसीलिए इनको व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल होती है 39, 39। हिंदी में 39 कहते हैं, इंग्लिश में वही 39। तो 39 इनकी संख्या होती है। अब जैसे हमने स्वरों के भेद किए थे उसी प्रकार व्यंजन के भी भेद हैं।
व्यंजन के भेद कैसे करते हैं? हमारी जो जीभ है, बोलने में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है जीभ का प्रयोग किया जाता है। जीभ कई शरीर के अलग अलग, मुंह के अलग अलग अंगों को टच करती है जब हम बोलते हैं कुछ। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जीभ जो है मुख के अंदर अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। अब का से लेकर के मां तक के वर्ण जितने भी हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, कुछ ऐसे भी व्यंजन होते हैं जिनमें जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ऐसे भी व्यंजन हैं। इनको, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 4। ये 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। अब अंतस्थ व्यंजन के बाद व्यंजनों का एक और भेद है, ऊष्म व्यंजन या सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स जिसको बोलते हैं। ऊष्म मतलब क्या है कि जिसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4 और ये होते कौन से हैं? शा, शा, सा और हा। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। जब ये चारों व्यंजन हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जैसे गर्म हवा जैसे निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। इसके अलावा व्यंजनों का एक और भेद है, संयुक्त व्यंजन। जैसे हम क्षत्रिय वाला होता है ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो कि संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों से मिल करके बने हुए हैं। जैसे क्षत्रिय वाला श जो होता है वो क्या है? क और श के मेल से बनता है। इसी तरह त्रा जो होता है वो त और रा के मेल से बनता है। और ज्ञा या कुछ लोग इसको ज्या भी बोलते हैं, ये जो है 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, ज और इया के मेल से बनता है। इसी तरह शा और रा के मेल से बनता है श्र। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। अब इसके अलावा हिंदी की नई वर्णमाला में कुछ नए वर्ण भी विकसित हुए हैं जिनको हम नवविकसित वर्ण कहते हैं, या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहते हैं। जैसे क्या है? ड़ा और ढा, ड़ा और ढा। ठीक है, ये जो है नए व्यंजन है। ये संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं है, ये हमारे हिंदी में नए व्यंजन के रूप में आए हैं। जैसे कि हम लड़का, बाढ़, चढ़ना, इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए इनमें प्रयोग इन वर्णों का होता है। तो ये हो गए हमारे व्यंजनों के भेद। इसके अलावा 3 ऐसे भी वर्ण हैं जो हमें विदेशी भाषाओं से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से 3 वर्ण हैं? ज़, फ और अ। ठीक है, जैसे जहर, नजर, फकीर, फरमान, डॉक्टर, ऑफिस। ये इनमें जो ये वर्णों का प्रयोग किए गए हैं 3 वर्ण, वो आगत वर्ण कहा जाता है। आगत मतलब जो आने वाले हैं, जो बाहर से वर्ण आए हैं, इनको कहा गया। तो बच्चों ये हो गए हमारे व्यंजन के भेद। अब आप देखिए कुछ रा के भी भिन्न भिन्न रूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। और जैसे कि अगर रा स्वर रहित होता है तो रेफ कहलाता है। इनका भी प्रयोग आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि रा से पहले वाला व्यंजन अगर स्वर रहित है तो इस तरह से लिखा जाता है कि उसमें
प्राप्त, प्राण, क्रम, इस तरह से लिखा जाता है जैसा आपके यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह जितने भी जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, गोल होने का तात्पर्य क्या है, जैसे टा है, ठा है, डा है, ढा है, इनमें जब रा लगाते हैं तो इस तरह का जो है चिन्ह बनाया गया, जैसा चिन्ह यहाँ दिखाया गया उस तरह से इसको लिखते हैं। और इसी तरह शा के साथ रा जुड़ने पर श्रा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे श्रमिक है, श्री है, इनका जो है प्रयोग इस प्रकार से होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में वर्णों का जो है के बारे में जानकारी प्राप्त की। वर्ण जो है छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं, ये हमने जाना। भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। उसी को लिखित भाषा में है अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये हमने जाना। वर्णमाला को कितने भेदों में बांटा गया, स्वर व्यंजन के रूप में हमने बांटा, अयोगवाह के रूप में बांटा। इस तरह करके हमने स्वर व्यंजन के अनेक अनेक रूपों के बारे में इस पाठ में वर्णों को देखा। इसके अलावा स्वर के भेद कितने होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ये सब भी हमने इस पाठ के माध्यम से जाना। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी में नए विकसित हुए, उनको हमने इसमें पढ़ा। और आगत वर्ण के रूप में भी हमको विदेशी भाषाओं से भी 3 वर्ण मिले, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। कुल मिलाकर के हिंदी के वर्णों का हमने इस पाठ में विस्तार से विचार किया। वर्णों को अच्छी तरह से समझ लेने पर ही हम किसी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम हिंदी के वर्णों के बारे में हमने जानकारी आज प्राप्त